सर, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और यह है संयुक्त राष्ट्र संघ की कानूनी संस्था है। कानून से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर इसमें विचार विमर्श होता है। राजनीतिक झगड़ों से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोई लेना देना नहीं होता। यदि किसी मामले को न्यायालय के सम्मुख उपस्थित करना चाहे कोई राष्ट्र, तो वे कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद कानूनी विवाद उपस्थित होने पर उसे न्यायालय के सम्मुख पेश कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य संस्थाएं भी किसी कानूनी प्रश्न में न्यायालय से परामर्श ले सकती है। व्यक्तिगत झगड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश नहीं किए जा सकते। 9 अप्रैल से 20 अप्रैल 1945 तक सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, जिसमें 14 देशों के विधिवेताओं ने भाग लिया था, उनकी बैठक हुई थी, और इसी बैठक में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मसौदा तैयार हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है 92 से 96 तक, उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में विवरण है। अनुच्छेद 92 का मंतव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय संबंधी प्रधान उपकरण होगा। उसका काम उस विधान के अनुसार होगा जो परिशिष्ट रूप में चार्टर के साथ संलग्न है। अनुच्छेद 94 के अनुसार प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि वह न्यायालय के निर्णयों का ठीक तरीके से पालन करे। यदि एक पक्ष पालन न करे तो दूसरे पक्ष को अधिकार है कि सुरक्षा परिषद का ध्यान इस ओर आकर्षित करे आवश्यक कार्रवाई हेतु। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना है वो हेग में हुई थी। हेग जो कि नीदरलैंड में स्थित है। अब देखिए न्यायालय का गठन कैसे होता है, इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 92 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ है, और इसमें स्थायी जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के समान ही न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की संख्या 15 रखी गई है। ये 15 न्यायाधीश अपने में से ही एक को सभापति और एक को उपसभापति चुनते हैं 3 वर्ष के लिए। न्यायाधीशों का चुनाव सुरक्षा परिषद एवं महासभा मिलकर करती है 9 वर्ष के लिए, और न्यायाधीशों का चुनाव योग्यता के आधार पर होता है, न कि जाति भेद, रंग भेद, धर्म के आधार पर। और उन व्यक्तियों का चुनाव सुरक्षा परिषद और महासभा करती है जो अपने राष्ट्र में विधिवेता के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके हो और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेष जानकार होते हैं और जिनका नैतिक चरित्र उच्च होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो कोरम कितना होता है गणपूर्ति आवश्यक कार्रवाई हेतु, न्यायालय के विधान के अनुसार इसमें 15 न्यायाधीशों के अतिरिक्त अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की व्यवस्था है, और जो कोरम है वो 15 में से 9 न्यायाधीशों का रखा गया है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, कार्य करने की भाषा कौन सी है, न्याय और इसमें निर्णय कैसे लिए जाते हैं। न्यायालय के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। बहुमत न होने पर सभापति का निर्णायक मत मान्य होता है। न्यायालय की भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। अन्य भाषाओं को भी अधिकृत रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्मक क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार में इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सुविधा की धारा 36 के अनुसार न्यायालय उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिसको संबंधित राज्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। दूसरा है अनिवार्य क्षेत्राधिकार। राज्य स्वयं घोषणा करके इन क्षेत्रों में न्यायालय के आवश्यक क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लेता है। ये है जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में संबंधित मामले, संधियों की व्याख्या एवं ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व जिसके सिद्ध होने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए। ये सभी जो कार्य है वो अनिवार्य क्षेत्राधिकार में आते हैं। एक है परामर्शदात्मक क्षेत्राधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा परामर्श देने का कार्य भी संपन्न किया जाता है। महासभा एवं सुरक्षा परिषद किसी भी कानूनी प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श एवं सलाह मांग सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे अंग तथा विशेष अभिकरण भी उनके क्षेत्राधिकार में उड़ने वाले कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय का परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।
परामर्श के लिए न्यायालय के सम्मुख लिखित रूप से प्रार्थना की जाती है। इस प्रार्थना पत्र में संबंधित प्रश्न का विवरण तथा वे सभी दस्तावेज जो उस प्रश्न पर प्रकाश डालते वो उसके साथ अटैच किए जाते हैं। अब देखें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायिक निर्णय हैं उनकी क्रियान्विति कैसे होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए संघ की चार्टर की धारा 94 में व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार संघ का प्रत्येक सदस्य यह प्रतिज्ञा करता है कि वह किसी भी मामले में अगर विवादी है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को मानेगा। यदि एक पक्ष न्यायालय के निर्णय को नहीं मानता तो दूसरा पक्ष सुरक्षा परिषद का सहारा ले सकता है। न्यायालय के निर्णय की क्रियान्विति कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई तय करते समय सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। इनमें से 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनकी सहमति अनिवार्य है। सुरक्षा परिषद जैसा आवश्यक समझे वैसा इस पर कार्रवाई कर सकती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय है, इसके पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है। फिर भी जब से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित हुआ है इसके द्वारा अनेक अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाया भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण कानूनी संस्था है। नमस्कार।